नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। आज एक बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, जो हर कोई जानना चाहते हैं। इस पुस्तक के बारे में आप जानते होंगे। ये पुस्तक जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास। ये मोटाई है इस पुस्तक की, कुल 850 पेज का यह जो है किताब है। पूरे 850 पृष्ठ हैं इसमें, जिसमें पूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है। लोग सोचते हैं कैसे शुरू करें, मोटी मोटी किताबें खरीद लेते हैं, सोचते हैं कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। तो दोस्तों, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, और मैंने जब आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैंने नोट्स बनाए तो उसी समय मुझे 90% याद हो गया, बाकी का मैं 10% रिवाइज कर लेता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ें, लेकिन इसको कैसे पढ़ें यह प्रक्रिया बताने के लिए, तरीका बताने के लिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कौन सी छोटी सी कहानी? तो इसी किताब में कैसे मैंने नोट्स बनाए और कैसे मुझे याद हुआ। तो इसमें एक चैप्टर है अंग्रेजों का बंगाल विजय। अंग्रेजों का बंगाल विजय, तो उसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। आपको लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसे पढ़ना, एक कहानी के तौर पे, कि अंग्रेज जब शासन नहीं कर रहे थे बंगाल पे, तो बंगाल की स्थिति कैसी थी। केवल व्यापार कर रहे थे अंग्रेज, तो वो बंगाल जो था वह मुगलों के अधीन था। दिल्ली में जो मुगल बैठे हुए थे उनके अधीन था, और 60% यूरोप का जो पूरा व्यापार था उसका 60%, 60% व्यापार अंग्रेज जो है बंगाल से करते थे। क्या क्या करते थे? तो शोरा, चीनी, चावल, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का जो है व्यापार अंग्रेज करते थे। नील। अब आप कहेंगे कि ये सब तो कुछ बिहार में भी होती थी। तो उस समय क्या था कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों ही संयुक्त प्रांत मिलकर बंगाल बोला जाता था। तो अंग्रेज जो है व्यापार करते थे, और केवल बंगाल की इसी क्षमता के कारण जो है अंग्रेज बंगाल में रुचि रखते थे। 1700 ईस्वी में मुर्शिद अली खां, आपने नाम सुना होगा, उसका शासन था वहां। 1700 से लेकर 27 सालों तक उसका शासन चला। उसकी जब मृत्यु हो गई 1727 में, तो 1727 से 14 साल 1740 तक जो है मुर्शिद अली खां का दामाद, जिसका नाम था शुजा ने शासन किया, और उसको अपदस्थ करके हटाकर 1740 में अलीवर्दी खां ने जो है बंगाल के शासन की बागडोर संभाली। इस तरह से जो है बंगाल का क्रम चलता आ रहा था। चूंकि बंगाल एक समृद्ध प्रदेश था, बंगाल में आंतरिक शांति थी। आंतरिक शांति की वजह से बंगाल काफी समृद्ध हुआ 50 सालों में। 1700 से लेकर और प्लासी के युद्ध के पहले 1700 लगभग 1750 तक बंगाल काफी समृद्ध हुआ। 1700 ईस्वी में बंगाल की जो जनसंख्या थी वह थी 15,000। जी हाँ, केवल 15,000। और 1750 तक बंगाल की जो आबादी हो गई वह हो गई 1 लाख, 6 गुने से भी अधिक, और काफ़ी संपन्न राज्य हर तरह की दृष्टि से। तो यही क्षमता जो है और यही विशेषता अंग्रेजों को जो है लुभाती थी। अंग्रेजों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। इधर 1756 तक 16 साल तक अलीवर्दी खां ने जो है शासन किया। अंग्रेजों को कुछ विशेषाधिकार मिले थे बंगाल पर, जिसका वह भरपूर फायदा उठाते थे। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अब 1756 में जब मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा, क्योंकि अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, पुत्र नहीं था, 3 बेटियां थी, और इन तीनों बेटियों में जो है आपस में संघर्ष होने लगा। हमें उत्तराधिकार चाहिए, हमें उत्तराधिकार चाहिए। अंततः, मैं एक शॉर्ट में कहानी आपको बता रहा हूं, अंततः उसकी सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको गद्दी मिल गई।
अब जब गद्दी मिलती है वो भी सबसे खानदान में सबसे छोटे को, तो क्या होता है, बाकी के जो बड़े लोग होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। तो बाकी के सारे लोग जो हैं वो विद्रोही बन गए, कहीं भी सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। उसमें उसकी मौसी घसीटी बेगम जो बड़ी थी, क्योंकि जो बीच वाली है उसको तो मतलब नहीं है, उसको तो ऐसे भी नहीं मिलना था। तो जो बड़ी मौसी थी घसीटी बेगम, सेनापति राय दुर्लभ, राजवल्लभ, अमीन चंद, जगत सेठ एक व्यापारी था, ये लोग जो हैं उसके दुश्मन बन बैठे। जो उसी के राज्यसभा, जो उसकी जो सभा लगती थी उसी का हिस्सा थे वो लोग, उसी राज्यसभा के हिस्सा थे। कोई सेनापति था, कोई मंत्री था, कोई सेठ था। ये लोग मीर जाफर, ये लोग जो है इनको दुश्मनी हो गई सिराजुद्दौला से। इधर सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, एक अच्छा शासक था, बेहतरीन शासक था। अंग्रेजों का जो खुलापन था, जो अंग्रेजों की मनमानी थी, वह सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई। क्योंकि क्या क्या कर रहे थे अंग्रेज, तो अपने मनमाना ढंग से जो है राज्य के नियम के खिलाफ मनमाना ढंग से मूल्य वसूल रहे थे, चीज़ों का, वस्तुओं का व्यापार कर रहे थे। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, सबसे बड़ी चीज़ की, कलकत्ता में किलाबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों को डर था कि कल होके हमारे बढ़ते हुए बिजनेस पे, बढ़ते हुए व्यापार पे अगर कोई धावा बोलेगा तो उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कलकत्ता में जो है किलेबंदी शुरू कर दी। और उस किले में और उससे बड़ी बात हो गई कि जो राय दुर्लभ था, राय दुर्लभ के पुत्र को उन्होंने शरण दे रखा था, जो कि सिराजुद्दौला का दुश्मन था। इस कारण से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पत्र लिखा और कहा कि आप ऐसा ना करें, आप राज्य के नियमों के अनुसार चलें। अंग्रेजों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंग्रेजों का कोई उत्तर न मिलने पर सिराजुद्दौला को जो है काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी क्रोध आया। और उस क्रोध में, घटना है 20 जून 1756 की, उसने क्या किया कि फोर्ट विलियम, एक जगह है फोर्ट विलियम, उनका किला था कलकत्ते में, उस पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है कलकत्ता पर तो उसने अधिकार कर ही लिया था। कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, जो अंग्रेजों के व्यापारी एक केंद्र था। और एक और घटना हुई जिसको कहते हैं काल कोठरी की घटना। उसने क्या किया, एक 14 बाई 20 के कमरे में लगभग 150 अंग्रेजों को बंद करके रात भर छोड़ दिया। क्रोध में काफ़ी अंग्रेज मैक्सिमम जो है उसमें से मारे गए, ज़्यादातर मारे गए। और बहुत ही एक दुर्लभ घटना थी, बहुत ही दयनीय घटना थी, इसका उल्लेख इतिहास में हुआ है। इतना करने के बाद जब यह खबर पहुंची मद्रास में, वहाँ पे बैठे थे क्लाइव, कर्नल क्लाइव, और एक और अधिकारी थे वहाँ पे जिनका नाम था एडमिरल वाटसन। ये दोनों जो हैं निकल पड़े बंगाल के लिए मद्रास से। यहाँ भारी तादाद में ये लोग यहाँ पहुँचे और आके तुरंत हमला किया चंद्रनगर पे और कलकत्ता पे, और दोनों को अपने अधिकार में ले लिया। अब सिराजुद्दौला को लगा कि भाई अब पलड़ा उनका भारी हो रहा है, तो सिराजुद्दौला ने एक संधि की, अलीनगर की संधि, उसे कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि क्या थी, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा अलीनगर की संधि के बारे में, कि अलीनगर की संधि के अंतर्गत अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि जो क्षतिपूर्ति हुई है वो आप नवाब द्वारा भरना होगा, बंगाल के नवाब द्वारा। उसके बाद जो बंगाल में जो है सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया उनको, कुछ व्यापारिक छूट मिला। ये सब जो है चीज़ें हुई अलीनगर के संधि में। उसके बाद आगे अंग्रेजों ने जो है, अलीनगर की संधि में एक और चीज़ था कि शांति कायम रखना है, हमले नहीं करने हैं। आगे अंग्रेजों ने इसका उल्लंघन किया। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई, प्लासी के मैदान में अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने थी
क्योंकि सिराजुद्दौला एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसको जो है हस्तक्षेप पसंद नहीं था, इधर अंग्रेजों को अपने व्यापार में हस्तक्षेप नहीं पसंद था। दोनों के बीच मतभेद हुआ और दोनों की सेना आमने सामने आ गई। लेकिन इसमें एक तकलीफ थी, इसमें एक समस्या थी कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी, जबकि अंग्रेज के पास केवल 3200, 3200 की सेना थी। फिर भी बीच मैदान में, बीच लड़ाई में सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, क्योंकि जब उसको पता चला कि मीर जाफर और दुर्लभ राय जैसे लोगों ने उसके साथ धोखा किया है और एक सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% हिस्सा युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, उसको यह तकलीफ हुई। सुन के उसने लगा कि अब तो हार निश्चित है, उसने जो है मैदान छोड़ दिया। क्योंकि मीर जाफर जो था पहले से ही उसकी अंग्रेजों के साथ संधि हो चुकी थी और उसने जो है इस छल के एवज में बंगाल का नवाब बनना जो है, बंगाल के नवाब बनने में अंग्रेजों की सहायता मांगी थी। तो प्लासी का युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई, अंग्रेज जीत गए और दावे के मुताबिक, जो दावा नहीं कह सकते, वादा है, वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब कठपुतली नवाब बना, वो बनाया तो था अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर से जो है बंगाल की जो है सूबेदारी ले ली, 23 परगने की भूमि ले ली, व्यापार का मुक्त अधिकार ले लिया बंगाल में, 13,50,000 रुपए की राशि जो है वह हर्जाने के तौर पे ली, कई तरह की छूटें ली और एक कठपुतली नवाब तो है ही था। लेकिन इस बीच में जो है मीर जाफर जो नवाब था उसके डचों से संबंध बहुत अच्छे थे। अब अंग्रेजों को यह लगा कि डच के प्रभाव में आके यह अंग्रेजों का प्रभाव कम न कर दे, हम लोगों का प्रभाव कम न कर दे। इधर मीर जाफर का जो पोता था, क्योंकि मीर जाफर बूढ़ा होते जा रहा था, मीर जाफर का जो पोता था और मीर कासिम में, दोनों में लड़ाई छिड़ गई उत्तराधिकार के लिए कि मीर जाफर के बाद कौन बनेगा। तो मीर कासिम ने जो है एक नीति अपनाई, एक उपाय सूझा उसको, उसने वो सीधे जो है वेंसीटाट के पास पहुंच गया। उस समय वेंसीटाट जो थे गवर्नर थे बंगाल के, उनके पास पहुंच गया और उनसे बात करके आपस में संधि कर ली कि मीर जाफर को आप हटाइए और मुझे नवाब बनाइए और मैं आपके नियंत्रण में काम करूंगा। तो अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर डचों से ज़्यादा अच्छा संबंध स्थापित कर रहा है, उसको हटा दो। मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर कासिम को जो है वह बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम था बहुत चालाक। आते आते उसने दो मुख्य कार्य किए। पहला कार्य किया, जो भी महत्वपूर्ण पद थे वहां से अंग्रेज अधिकारियों को हटाकर वहां पर जो है खुद के अधिकारी रखे, खुद की पसंद के अधिकारी रखे। दूसरी चीज, हर बार प्रश्न में आते हैं कि मुर्शिदाबाद से, राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की, वहां से उसने मुंगेर ट्रांसफर किया, स्थानांतरण किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहे, जो कुछ करे अंग्रेज ना देख पाए। उसके बाद उसने अंग्रेजों पर नियंत्रण साधा। चुंगी की जो दर थी, टैक्स थी, वो बढ़ा दी, 9% कर दिया। लेकिन कलकत्ता काउंसिल जो थी बैठी हुई वहां पर अंग्रेजों की, उन्होंने क्या किया, 9% की दर को नहीं माना। हम नहीं मानेंगे। हम क्यों माने? हमने नवाब बनाया है। नहीं माना। अब नहीं माना तो मीर कासिम क्या कर सकता था? कुछ नहीं किया। उसने क्या किया कि जो भारतीय व्यापारी थे उनको भी वही छूट दे दी जो अंग्रेजों को दी थी। अब ये तो अपमान वाली बात हो गई अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों ने इसे अपमानजनक समझा और लगातार कई हमले मीर कासिम पर किए, तब तक किए जब तक मीर कासिम ने बंगाल को जो है छोड़ नहीं दिया, छोड़कर भाग नहीं गया। अब मीर कासिम भाग के कहां गया? अवध। अवध में उसने जो है अवध के नवाब, यहां तक जो है चला। अब अवध के नवाब जो थे वहां बैठे हुए, जिनका नाम था सुजाउद्दौला, वो, और उस समय शाह आलम द्वितीय थे मुगल शासक। वो शाह आलम द्वितीय हालांकि अकबर और बाबर जैसे मजबूत शासक नहीं थे, लेकिन थे, मुगल शासक थे जिनका नियंत्रण था भारत पर। वो, उनसे उसने सहायता मांगी और कहा कि बंगाल की गद्दी जो है, नवाब की गद्दी मुझे दिलाने में मेरी सहायता कीजिए और मैं आपको बंगाल में जो है आपको सारी सुविधाएं और बंगाल का जो
एक स्थायित्व होता है बंगाल में, व्यापार का जो एक स्वामित्व होता है, प्रभुता होती है, उसमें आपको हिस्सा दूंगा। वो लोग मान गए क्योंकि उन लोगों को उसने भड़का भी दिया कि अंग्रेज बहुत कुछ कर रहे हैं, व्यापार करने आए हैं, बंगाल पे कब्जा जमा लिया, कल होकर अवध पे कब्जा जमा लेंगे, पटना पे कब्जा जमा लेंगे, क्या करेंगे आप। तो तीनों तैयार हो गए और तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों ने मिलकर संयुक्त सेना बनाई, बहुत मजबूत सेना बनाई। और एक तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। उसके बाद ये जो युद्ध हुआ ये बक्सर के मैदान में हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। और ऐसे करके जो है काफी हानि हुई, इसमें हार गए तीनों, संयुक्त सेना जो थी इनकी, और बची खुची इज्जत जो थी मुगलों की चली गई। और इसके एवज में जो है क्लाइव गवर्नर बन के आया फिर से, और उसी समय जो है 1764 में गवर्नर बन के आया। 1765 में 2 संधियां की इलाहाबाद की संधि, एक की अवध के नवाब के साथ शामिल था वो भी, और दूसरे की मुगल शासक के साथ। इस प्रकार से जो है देखिए कैसे कहानी जैसा चला आ रहा है। अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए बंगाल का विस्तृत लेख तो आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे याद हो गया। थोड़ा सा मैंने इस कहानी को इसलिए शामिल किया कि ताकि आप कहानियों के माध्यम से सीखे और पढ़े। एक जैसे कि पहले बंगाल में आए, कि क्यों आए, ये एक पैराग्राफ आपने लिख लिया। अब क्या है, इस पुस्तक में जो है लंबे लंबे लेख लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये लंबे लंबे लेख लिखे हुए हैं, ये लंबे लंबे लेख लिखे हुए हैं। अब इनको आपको क्या करना है, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, अच्छा लेख याद रखने योग्य बनाने के लिए आपको एक व्हाइट पेपर की कॉपी लेनी है, मोटी। मैंने पतली ली है, मैंने ऐसे ही मैं प्रयोग कर रहा था। इसमें आपको क्या है, पॉइंट वाइज पॉइंट। अब देखिए मैंने जो बनाया है पॉइंट वाइज पॉइंट, जो जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे, एक वन लाइनर में पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख ले, और जहां से पैराग्राफ चेंज होता है, जहां से स्थिति बदलती है, वहां आप पेन का कलर बदल लें। ब्लू से लिख रहे हैं ब्लैक कर दे, ब्लैक से लिख रहे हैं रेड कर दे। ऐसे कीजिए, बहुत अच्छा नोट तैयार हो जाएगा और आपको सारी चीजें याद रहेंगी। मैंने पढ़ा कैसे अंग्रेज संयोगवश आए या जानबूझ के भारत पर अपना राजनीतिक स्थायित्व जमाया। उसके बाद जो है बंगाल विजय, उसके बाद बक्सर का युद्ध, तो पूरी तरह से भारत पर एक गुलामी का सिलसिला चालू हुआ। मैसूर विजय, सिंध विजय, पंजाब विजय जिसमें सिखों का उल्लेख है, उसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध। ऐसे करते 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 आंग्ल नेपाल युद्ध, उसके बाद आंग्ल तिब्बत युद्ध, कैसे कैसे छोटे छोटे प्रांतों पर उन्होंने कब्जा जमाया और पूरे भारत को अपना गुलाम बनाया। इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें वही दिया हुआ है। मैंने सबको कैटेगराइज करके पढ़ा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और खासकर बीपीएससी में आधुनिक भारत से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पीटी और मेंस में। आपको समझने में, आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। आप चाहें तो मैप वगैरह ही बना के दर्शा सकते हैं। आपको पता है कि बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, तीनों का एक संयुक्त प्रांत बना के आप दिखा सकते हैं कि यह बंगाल का क्षेत्र था और ये अवध का क्षेत्र था, एक एरो बना के। जबकि आप पता होना चाहिए कि अवध उत्तर प्रदेश में कहाँ था, इलाहाबाद का क्षेत्र कैसे था। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। मैं गारंटी देता हूं, एक बार प्रयोग करके देखिए, पढ़ के देखिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थी, इतनी मोटी बुक कैसे पढ़े। ये बुक है, एक और बुक है, मैं आपको दिखाता हूं, भारत की राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत का। ये भी जो है ये लगभग मेरे ख्याल से कितनी है, ये लगभग आपको 1000 पेज की बुक है, लगभग 1000 पेज की। इसमें पेज बड़े हैं तो कंटेंट ज्यादा है। तो अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे, आप अलग अलग सबकी कॉपी रखिए, व्हाइट पेपर की कॉपी रखिए, मोटी कॉपी रखिए और एक नोट बनाइए। एक बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा, परीक्षा के समय आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्त, मैंने प्रयोग करके देखा, मुझे याद हुआ है। चाहे वो मैसूर में हैदर अली का शासन हो और मैसूर में जो है टीपू सुल्तान का शासन हो, मैंने डाला भी था फेसबुक पे। तो ये सब चीजें बहुत आसान है याद करना। लिखें अलग तरीके से, अलग अलग पेन का यूज करें, सादा कॉपी का यूज करें, कभी रूलिंग का यूज ना करें, क्योंकि सादे कॉपी में जो प्लेन पेपर होता है उसी में एग्जाम होता है मेंस का। मुख्य परीक्षा जो होती है वह सादे पेज में ही होती है दोस्त। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज को बताना। जो जो चैप्टर मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं असफल हो जाऊं क्योंकि मैंने देर से तैयारी शुरू की। आप वो गलती मत करना जो मैंने की, देर मत करना, आज से लग जाओ,
आज से शुरू हो जाओ, एकदम सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। सभी ऐसे ही पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाए उनको याद भी हो जाता है। समझ के पढ़ें, याद करके रट के ना पढ़ें, समझ के पढ़ें, आपको डेट भी याद हो जाएंगे समझने से, एक जो है सीरियल वाइज। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपको मैंने ये पुस्तक दिखाई, और कई मोटी से मोटी पुस्तक जो है आप आराम से जो है उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी दोस्त, कोई समस्या नहीं। तो आशा करता हूं कि आपने इसे समझा होगा और आप इस पे जो है अपना कार्य शुरू भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। ऐसी चीजें मैं लेते आऊंगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। 6 या 7 जुलाई से मैं क्लास शुरू करूंगा आरआरबी एनटीपीसी की, और आशा करता हूं कि आप सभी वहां उपस्थित होंगे और क्लास को एंजॉय करेंगे। मैं नहीं कहता कि प्रेशर लेके पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे क्लास को। मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीएस की हो, चाहे विज्ञान की हो, जनरल साइंस और जनरल स्टडी, या फिर करंट अफेयर्स की हो, आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और करवाएं अपने दोस्तों से और आनंद लें। धन्यवाद।